शादी के तीसरे दिन भी घर गई थी। 6-7 दिन ये घर में रह के आई। उसके बाद फिर रमज़ान में भी गई, फिर भी ये रह के आई 6-7 दिन, फिर भी रह के आई। अच्छे से आना जाना था। फ़ोन के लिए इसको पूछा, इसने बोला नहीं मम्मी जी मैं आपके फ़ोन से बात कर लूँगी, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो घर में ये अपने भाई के साथ अपने फ़ोन पे ये आपस में बातें करते थे। माँ के फ़ोन से बात होती थी हमारी इसके साथ, कभी भाई के फ़ोन से बात होती थी। शादी के जब हमने रिश्ता तय किया तो तब घर वालों ने हमें कुछ नहीं बताया, इसके साथ बात नहीं कराते थे। हमारी माँ को बोलते थे हमारी बहू से बात करा, वो कहती थी नहीं अभी वो उधर गई है, अभी वो उधर गई है। ऐसे बहाने लगाती थी, बात नहीं करवाते थे हमारे। कभी कभार 1-2 बार बात करवाते थे। फिर हमें पता चला कि इसके 3 पेपर रहते हैं इसके। तो फिर हमने इसको बोला कि इसका आप फॉर्म भरवा दो तो ये एग्ज़ाम दे देगी। तो बोला कोई बात नहीं भरवा देंगे फार्म, मगर उन्होंने फार्म इसका नहीं भरवाया। तब भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भरवा देंगे, मगर ये ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। और ये ऐसे हमेशा वो ऐसे करती रहती थी अपने हाथों को, और उसका ऐसे होता था जी 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 ऐसे, मुझे घर वालों से बात करनी है, ऐसे करती थी। मैंने कहा जाकर, ऐसे बोलती थी वो। अब अल्लाह ही जाने क्या था उसको पीछे से, या क्या था, या बाप को जब मैंने बता दिया, या फिर बाप उसका जब आया, मैंने उनसे कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपकी बेटी को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। उन्होंने बोला नहीं मेरी बेटी 12वीं तक पढ़ी है। मैंने कहा इसको तो कुछ भी नहीं आता है। फिर बड़ी ऐसे ऊंची आवाज़ में उन्होंने मेरे साथ बात की, मुझे कहा कि नहीं हमने इसको 12वीं तक पढ़ाया है, अब आगे आप पढ़ा लो। नेशन स्टूडेंट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। जिस तरह से आप सब ने कुछ दिन पहले खबरें देखी थी कि एक लड़की जिसका नाम आफिया है, उसका जो है कहा यह जा रहा था कि सुसाइड किया है, लेकिन जो उसके माँ बाप थे वो ये कह रहे थे कि उसका जो है वो मर्डर हुआ है। और जो लड़के का परिवार है उस पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे। और आज मेरे साथ लड़के का परिवार जो है वो मौजूद है, और उनके ताया जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चाचा जी हम इनसे बात करेंगे। इससे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अहमदीन है। अहमदीन साहब, जिस तरह से लड़की के परिवार के द्वारा जो है आरोप ये लगाए जा रहे थे कि लड़की का जो है वो मर्डर हुआ है, किस तरह से? लड़की का मर्डर कुछ नहीं हुआ है, हमें कोई पता नहीं लगा कि लड़की ने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन ये इस किस्म के आदमी ही नहीं थे, क्योंकि जब इन्होंने लड़की की रिश्ते की बात की उस वक्त इन्होंने उनको बुलाया था अपने घर में। तो मैं आया, मुझे भी बुलाया था कि आप भी आना, मैं भी आया यहाँ। तो इन्होंने कहा कि लड़की वालों को कहा कि हमें दाज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लड़की सिर्फ 3 कपड़ों में आप दे देना तो हम शादी करके लाएंगे। सिर्फ जो हमारे बारात के आदमी आएंगे उनको रोटी अच्छी तरह से खिला दें। ये उस वक्त की बात हुई है। बाकी कोई इनके घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई पता नहीं है। अल्लाह जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम दूर रहते हैं इनसे। तो जिस तरह से उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे ऊपर जो है ये प्रेशर भी बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो लड़के के पिताजी हैं वो ऐसा ही रिटायर्ड हैं कि आप पुलिस में ना जाइए, तो कॉम्प्रोमाइज़ है वो कर लेते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी बात हो गई वो मेरे पास आया था, मैंने कहा क्या हुआ? कहता है ऐसे लड़की ने कर दिया है। तो पक्के के साथ लड़की हुई थी, तो हम अस्पताल उसको ले गए हैं। तो मैंने कहा लड़की ज़िंदी है? कहना का नहीं वो डेथ हो गई है। मैंने कहा अच्छा तो चले जाओ आप घर में चले जाओ, तो हम शाम को आएंगे, कोई बात नहीं। जब आप यहाँ पे आया करते थे तो उस लड़की का रवैया किस तरह का रहा? बहुत अच्छा था, कोई किस्म का इनके घर में कोई झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। क्योंकि मेरे को तो हर बात ये बताते हैं ना कि कोई भी अगर इनको होता था ये हट मुझे बताते थे। अगर इनके घर में कोई झगड़ा होता तो भी इन्होंने मेरे को बताना था। अगर लड़की अच्छी नहीं थी या लड़की के साथ इनको कोई झगड़ा था, मेरे को बताना चाहिए था। मेरे वो लड़की का जो नाना है वो भी मेरे पास रहता है वहाँ। अगर उसको पता था हमारी लड़की को कोई तकलीफ़ है, उसने मेरे को बताना चाहिए था। उसने भी मेरे को कोई बात नहीं बताई कि हाँ मेरी लड़की दुखी है। मैं आता इनको पूछता था, क्योंकि मैं बड़ा था, मैं इनको पूछता भाई क्यों सता रहे हो आप लड़की को? क्योंकि आपने लड़का देकर लड़की छेड़ी है, आप दोनों एक ही जैसे हैं। वैसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी किस्म की कोई बात नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, कोई समझ नहीं आई क्या बात है क्या नहीं है। या लड़की को कोई अपने दिमाग में कोई ऐसा आ गया जिससे उसने ऐसा काम किया। तो लड़की की जो ससुर माँ है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आंटी क्या नाम है आपका? रहमत बीबी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लड़की के जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो लड़की का मर्डर किया गया है, और उसके बाद जो है आपको बार बार पुलिस चौकी जो है वो बुलाया जाने लगा?
जी जी, ऐसे कुछ नहीं है, ये झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बड़ी अच्छी से धूमधाम से शादी की थी, इसलिए थोड़ी की थी कि अपनी इसको बहू को मार दूंगी मैं कल, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठे इल्ज़ाम है, सरासर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनकी एक भी बात सच्ची नहीं है, सब झूठ है, वो झूठ बोल रहे हैं। आपकी बहू जो थी जब यहाँ पे आई तो उसके बाद क्या वो खुश नहीं थी? खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी वो। शादी के बाद वो बहुत खुश थी, हम भी उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत खुश थे। हर एक चीज़ उसकी सबसे अच्छी थी, सब काम में भी होशियार थी, हर एक चीज़ में। सिर्फ वो पढ़ाई में नहीं थी। पढ़ाई का हमें शादी के बाद पता चला कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको आता कुछ नहीं है। घर वालों ने हमें बोला था कि ये 12वीं तक पढ़ी है, मगर वो पढ़ी नहीं थी, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, अरबी तक नहीं आती थी। फिर मैंने उसको अरबी के लिए एक आलमा लगाई, जो घर में उसको पढ़ाने के लिए अरबी आती थी। 15 मिनट 10 मिनट वो उसको पढ़ा के चली जाती थी। तो फिर उसका बाप आया एक दिन हमें वो ईद पर बुलाने के लिए। हालांकि ये हमारी जो बहू है शादी के तीसरे दिन भी घर गई थी, 6-7 दिन ये घर में रह के आई। उसके बाद फिर रमज़ान में भी गई, फिर भी ये रह के आई 6-7 दिन, फिर भी रह के आई। अच्छे से आना जाना था। फ़ोन के लिए इसको पूछा, इसने बोला नहीं मम्मी जी मैं आपके फ़ोन से बात कर लूँगी, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो घर में ये अपने भाई के साथ अपने फ़ोन पे ये आपस में बातें करते थे। माँ के फ़ोन से बात होती थी हमारी इसके साथ, कभी भाई के फ़ोन से बात होती थी। शादी के जब हमने रिश्ता तय किया तो तब घर वालों ने हमें कुछ नहीं बताया, इसके साथ बात नहीं कराते थे। हमारी माँ को बोलते थे हमारी बहू से बात करा, वो कहती थी नहीं अभी वो उधर गई है, अभी वो उधर गई है, ऐसे बहाने लगाती थी, बात नहीं करवाते थे हमारे। कभी कभार 1-2 बार बात करवाते थे। फिर हमें पता चला कि इसके 3 पेपर रहते हैं इसके। तो फिर हमने इसको बोला कि इसका आप फॉर्म भरवा दो तो ये एग्ज़ाम दे देगी। तो बोला कोई बात नहीं भरा देंगे फार्म, मगर उन्होंने फार्म इसका नहीं भरवाया। तब भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भरवा देंगे, मगर ये ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तो फिर हमने घर में फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन लगवाया इसके लिए। पहले शादी के बाद मेरे ही फ़ोन से बात होती, जब शादी करके हमारे घर आई मेरे फ़ोन से बात होती थी, वीडियो कॉल भी होती थी माँ के साथ। 15-15 20-20 आधा घंटा भी ये फ़ोन पे बात करती थी। लेकिन वो क्यों कहते थे कि मतलब हमसे बात नहीं करने दी जाती? नहीं, ऐसे झूठ बोले, वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे। हमने डिटेल, पुलिस ने डिटेल निकाली है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कितने मिनट इसने अपने घर वालों के साथ बात की है। ऑनलाइन हमने ये लैंडलाइन फ़ोन घर में लगाया इसी के लिए, स्पेशली इसी के लिए लगवाया कि इसने जब भी बात करनी होती है हाँ अपने घर वालों से 3-3 4-4 दफ़ा दिन में, एक दिन में 3-3 4-4 दफ़ा ये अपने घर वालों से बात करती थी। और ये जो झूठे इल्ज़ाम मेरे पर लगा रहे हैं कि सास खड़ी रहती थी, मुझे क्या ज़रूरत है खड़े रहने की? फिर मैंने फ़ोन ही नहीं लगा के देना था अगर मुझे खड़े रहना था। मैं अपने काम में बिज़ी होती थी, ये बात कर रही होती। ये मुझे उधर से बता दी मम्मी ने ऐसे बोला, दुआ सलाम दी है, अब्बू ने दुआ सलाम दी है। मैं वालेकुम सलाम कर रही थी, मैं पूछती थी सब ठीक है, कहती हाँ सब ठीक है। इसका भाई और ताए का लड़का दोनों एक दफ़ा हमारे घर आए यहाँ इससे मिलने के लिए। इसने मेरे हाथ पकड़ लिए, अभी वो गेट पे थी तो ये कहने लगी मम्मी जी ऐसे इसके हाथ कांप रहे हैं, ये मम्मी जी इन मेरे भाइयों को नहीं बताना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने बोला नहीं बच्चे नहीं घबरा, मैं नहीं बताऊँगी। फिर इसकी मासी भी शादी के बाद एक दफ़ा मिलने आई, मैंने उससे भी नहीं जिक्र किया कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। उसी ने रिश्ता करवाया था, रिश्ते की बात उसी ने चलवाई थी। जी जी, उसी ने रिश्ते की बात चलवाई थी। रवैया किस तरह का रहता है? बस जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो जिस जी जी क्या जी जी जी। और ये ऐसे हमेशा वो ऐसे करती रहती थी अपने हाथों को, और उसका ऐसे होता था जी 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 जी, ऐसे मुझे घर वालों से बात करनी है, ऐसे ऐसे करती थी। मैंने कहा जा कर, ऐसे बोलती थी वो। अब अल्लाह ही जाने क्या था उसको पीछे से, या क्या था, या बाप को जब मैंने बता दिया, फिर बाप उसका जब आया मैंने उनसे कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपकी बेटी को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। उन्होंने बोला नहीं मेरी बेटी 12वीं तक पढ़ी है। मैंने कहा इसको तो कुछ भी नहीं आता है। फिर बड़ी ऐसे ऊंची आवाज़ में उन्होंने मेरे साथ बात की, मुझे कहा कि नहीं हमने इसको 12वीं तक पढ़ाया है, अब आगे आप पढ़ा लो। मैं फिर भी चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। फिर हमने इससे घर से वो मंगवाया था, इसका जो वो 10th का इसका वो डिप्लोमा होता है ना, वो मंगवाया। फिर इसने हमें उधर से ही बताया बेटी ने कि जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में इन्होंने 10th और जो 11th है वो कोरोना में पास की है। ये बात हमें लड़की से पता चली है। तो ऐसा क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुसाइड कर लिया है उस बच्ची ने, तो ऐसा क्या उसके उसको बाद इसने अपने हुआ बाप से जिस वजह से इसने सुसाइड किया? उसके बाद इसने अपने बाप से बात नहीं की है, तो माँ से ही बात करती थी। जिस दिन ये हुआ हादसा उससे एक दिन पहले से माँ से अच्छी से बात हुई है। अब वो ही बता सकती है कि क्या हुआ, इसने क्या कहा माँ को, क्या बातचीत हुई है। अगर ये परेशान थी, दुखी थी, अगर हम इसको कुछ करते थे, टार्चर करते थे, तो इसके घर वाले आने चाहिए थे ना, हमें पूछने चाहिए थी। शादी के 2 महीने हो गए शादी को, इसकी माँ एक बार भी हमारे घर नहीं आई है। उन्होंने आना था, हमें पूछना था। ये मेरे जेठ जी हैं, इनके पास जाना था
इनको पूछना बताना था कि भाई वो हमारी बच्ची को तंग कर रहे हैं, चलो हमारे साथ उनके घर चलो, उनसे पूछो कि वो हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ़ोन पे अच्छे से बातचीत होती थी, माँ की भी मेरे साथ बात होती थी, बाप की भी होती थी, बहन की भी होती थी, बहनोई की भी होती थी, सब अच्छे से आना जाना था। मेरे बेटे का इनके घर में, जो मेरा बेटा इनका दामाद बना है, वो भी आना जाना था, सब कुछ ठीक ठाक था। बेटा कहाँ है अभी आपका? बेटा अरेस्ट है, बाप भी अरेस्ट है, हम भी चौकी में थे और मुझे ये मेडिकल इशू थे, तो इस वजह से मैं डॉक्टरों के पास, मैं कहीं भागी नहीं थी, नहीं मैं कहीं छुपी नहीं थी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जा रही हूँ दुर्घटना नगर अपने आप को फिर से वापस जा रहे हैं? जी हाँ, अब जहाँ घर को ताला मार के जा रहे हैं, घर को ताला मार के जा रही हूँ। अगर मेरे घर में कल कोई चोरी होती है, नुकसान होता है, कोई जेर जबर का भी कुछ इधर का उधर होता है, इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी या वो लड़की वाले होंगे। मुझे घर में कुछ सिक्योरिटी वगैरह का इंतज़ाम कर दे ताकि मेरे घर की हिफाजत हो सके। जो इतना डिले आपने किया, जिस तरह से वो आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे बार बार, और आपने इतना डिले किया, क्या यही कारण था कि आप अरेस्ट थे तभी आप मेडिकल इशू थे, मैं अरेस्ट के सामने थी, नहीं मेरे आए? हस्बैंड, मेरा बेटा, हम अरेस्ट थे, हम सब चौकी में थे। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा था। आज मैं कितने दिनों से, आप मेरे ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मैं डॉक्टरों के पास दर बदर हूँ आज कितने दिनों से। मैं चौकी में ही थी, कहीं नहीं हम भागे थे। ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हम पे, हम कहीं नहीं भागे थे, हम यहाँ पे ही थे। क्या नाम है आपका? फरीदा। आप क्या लगते हैं लड़के? मैं इसकी बहन हूँ। आप बहन हैं? जी जी, तो जब भी आप यहाँ पे आए तो आपने किस तरह का रवैया देखा उस बच्ची बिल्कुल अच्छी तरह दोनों, हाँ दोनों सास बहू अच्छी तरह से हंस रही थी, बातें कर रही थी अच्छी तरह था। वो दुकान पर कपड़े वगैरह सी रही थी, ये भी बैठी थी उधर। कोई ऐसी बात हमें लगी, हम खुद हैरान है कि उस छोटी सी बच्ची ने ये क्या किया। मैंने उसको बहू नहीं समझा था, मैंने उसको बेटी समझा था। बेटी समझ के मैंने उसके लिए आलमा लगाई, उसकी पढ़ाई के लिए उसको आलमा लगाई कि इसको दीनी तालीम इसको आनी चाहिए, ज़रूरी आनी चाहिए। मगर मैंने उसको बहू कभी नहीं समझा, मैंने उसको बेटी समझा था। इतना मैंने शादी पर खर्च किया था, क्या इसीलिए किया था? अगर मुझे ये सब करना था, क्यों करना था? मैंने अपने घर, बेटे का घर आबाद किया था, बर्बाद करने के लिए थोड़ी ये सब किया था कि 2 महीने में मेरे बेटे का घर तबाह हो गया, मेरे घर को ताले लग गए हैं, मेरा घर तबाह, मेरा पूरा परिवार मेरा अंदर है। हमारी तो सुकून, दिन रात का सुकून चैन बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। इतना हमें उन्होंने जलील, झूठ बना के झूठे इल्ज़ाम हम पे लगाए जा रहे हैं, तोहमतें लगाई जा रही हैं खामखा की। ऐसा कुछ नहीं है, वो सरासर झूठे इल्ज़ाम है। जब भी रिपोर्ट आएगी, बोर्ड बैठा है, सब कुछ हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हम पुलिस के साथ बराबर कोऑपरेट कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं वहाँ ही जा रही हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ। ये कोई भी काम करते हैं मेरे को बुलाते हैं कि भाई हमने फलाना काम करना है। जिस दिन ये उधर बात करके आए तो मुझे कहने लगे कि हमने ऐसे ऐसे किया, तो क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने कहा उनको कब बुलाना है? इन्होंने कहा हमने फलाने दिन बनाना है, आप भी आ जाना। मैंने कहा मैं भी आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। मैं भी आ गया, वो भी आए थे यहाँ, वो भी काफ़ी बंदे आए थे और हमारे भी 8-10 बंदे बैठे थे यहाँ। तो उस महफ़िल में मुश्ताक ने खुद कहा कि हमें दाज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 कपड़ों में आप लड़की भेज देना। बाकी जो हमारी जो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे दाज वगैरह की डिमांड कर रहे हैं, वो झूठे हैं? वो झूठे हैं, वो सब कुछ झूठा है। इन्होंने कोई दाज वगैरह का कुछ नहीं मांगा है। इन्होंने कहा हमें दाज चाहिए नहीं, हमें रब का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें सिर्फ जो हमारी बारात होगी उनको रोटी अच्छी तरह से खिलाना। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, हम चले गए बारात लेके। उन्होंने कहा कि अगर बैंड बाजा आप बजाओगे भी, हमारे उधर नहीं लाना। इसने कहा नहीं, हम अपने घर पर बजाएंगे, उधर नहीं लाएंगे। इसने नहीं लिया। उनके साथ बात की थी, इधर घर में बैंड बाजा इन्होंने बुलाया था पुलिस का, बैंड बाजा बना, अच्छी तरह से शादी की, बड़ी धूमधाम से शादी की। लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि क्या हो गया इनको, क्या नहीं हुआ। लड़की के दिमाग में कैसा कोई कसूर था कि जिसके साथ लड़की ने ऐसा पंगा किया। बाकी इनकी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं लगती है, क्योंकि अगर इनको कोई तकलीफ़ होती तो इन्होंने मेरे को ज़रूर बताना था। अगर लड़की को कोई तकलीफ़ होती या इनके लड़के की और लड़की की नहीं बनती तो भी इन्होंने मुझे बताना था, क्योंकि इन्होंने मेरे को बताना था, मैंने बीच में आना था। कई मसले हो भी जाते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है कि नहीं होते हैं, घर में बड़े मसले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस मसले को इंसान ख़त्म करता है, मुकाता है। लेकिन ऐसा कोई मसला ही नहीं था। चलें जी, जो लड़की का देवर है वो भी यहाँ पे मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। तो आप
पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो आरिफ जी, किस तरह का बिहेवियर जो है आपकी भाभी का रहता था यहाँ पे? देखिए, भाभी का जो बिहेवियर था बहुत ही तमीज़दार बिहेवियर था उनका। हमेशा उन्होंने अच्छे से सबसे बात करनी, तमीज़ से, तरीके से, सलीके से बात करनी। कभी उनकी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ कोई भी वैसी उल्टी सीधी बात कुछ नहीं था। हम सब अच्छे से जो है अपना घर में रह रहे थे, अच्छे से सबसे बात करते थे। वो हमेशा जी जी करके बात करती थी, मम्मी जी, डैडी जी, मुझको भैया जी कहती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई वैसा कुछ भी नहीं था जी। तो जिस तरह से लड़की के जो घर वाले हैं उनके द्वारा आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए कि मर्डर किया गया है, और अगर मर्डर नहीं होता तो उन्होंने अगर हमारी बच्ची ने फांसी दी थी तो उन्होंने उतारा क्यों, इस तरह की चीज़ें कही गई, तो किस तरह? सर देखिए, पहली चीज़ तो सुसाइड है जो हम लोगों ने खुद देखा हुआ है, और दूसरी चीज़ जब उसको देखा उस हालत में वो लटकी पड़ी है, तो हमने सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि अगर उसमें जान बाकी है उसको उतार के हॉस्पिटल लेके जाएंगे, शायद वो बच जाए, जो कि हर इंसान वही चीज़ करता। बट वो अनफॉर्चुनेटली वैसा था नहीं, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। तो हमारी कोशिश यही थी कि उसको उतार के हम हॉस्पिटल लेके जाएँ। दैट्स वाई हमने उसको उतारा वहाँ से। जी हाँ। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि आपने अगर हॉस्पिटल लिया तो वहाँ छोड़कर जो है वहाँ से भाग कर आ गए। नहीं सर, हॉस्पिटल लेने के बाद वहाँ से छोड़कर कोई नहीं भागा हुआ है। वहाँ पे जो बख्शीनगर पुलिस स्टेशन है वहीं के अंदर, उसी के अंदर मेरी फैमिली थी। बिकॉज अगर फैमिली वहाँ से बाहर निकलती तो उनकी तरफ से कुछ लोग आते, हमारी तरफ से कुछ लोग होते, तो वो लड़ाई झगड़ा हो सकता था। दैट्स वाई पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाया गया था मेरी फैमिली को। जी हाँ। जिस तरह से आंटी के द्वारा कहा गया कि हो सकता है लड़की डिप्रेशन में थी तो उस वजह से शायद उन्होंने सुसाइड किया, तो आपको भी लगता है? सर उसकी एक आदत थी, वो हमेशा बैठे बैठे खड़े खड़े हमेशा ये चीज़ करती रहती थी। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो डिप्रेशन की शिकार हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हो सकता है कि शायद उसने उस वजह से एक कदम उठाया हो। ऐसा क्या हो सकता है कि अभी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं तो बच्ची जो है इस तरह का स्टेप उठा लेती है? सर देखिए, उसमें एक चीज़ है कि हमारी तरफ से कुछ भी वैसा नहीं था कि हम उसको कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी इसी तरह से, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब उसके फादर साहब आए थे ईद पे 27वें 26वें रोज़े के दिन अपनी बच्ची को और हम लोगों को इनवाइट करने के लिए ईद पे घर पे आए, तो उनके साथ एक मौलवी आया था। ठीक है, वो बच्ची घर से अपना कमरे से बाहर निकली, वो पहले अपने पापा के पास नहीं गई, अपने फादर के पास नहीं गई, वो पहले उस मौलवी के पास गई, मौलवी से वो मिली, उसने उसके कान में कुछ बोला आहिस्ता से, फिर अपने फादर साहब के पास है, उनके गले लगी, फिर अंदर आई। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है कि वो एक अनजान शख्स है हमारे लिए। लड़की पहले अपने बाप के पास नहीं जा रही है, वो किसी अनजान शख्स से मिलने के लिए जा रही है, जबकि उसका बाप वहाँ पे सामने खड़ा हो। ये चीज़ समझ में नहीं आती है सर, ये लॉजिकल नहीं है। उसके बाद है उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये कौन मौलवी हैं, क्या है? लड़की उनको जानती थी मौलवी को, बट वो हमारे लिए अनजान शख्स था। जी हाँ जी, तो हमारे लिए वो अनजान शख्स था। हमारे लिए तो लड़की पहले अपने फादर से मिलेगी, अनजान शख्स से क्यों मिलेगी? लड़की जाएगी पहले अपने बाप से मिलेगी, फिर दूसरे से मिलेगी, जो कि लॉजिकल सी चीज़ है। उसके बाद जब लड़की अंदर आती है, हम सब बैठते हैं, बात होती है, फिर मेरी मदर उनको कहती है कि आपने धोखा दिया हुआ है, आपकी बच्ची नहीं पढ़ी है इतनी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। लड़की का बाप कहता है मेरी मदर को कि हमने जितनी पढ़ानी थी हमने पढ़ा ली, अब आप पढ़ाओगे, अब आप पढ़ाओ जितनी पढ़ानी है। जिस तरह से जिस टोन में उन्होंने बोला वो एक लड़ाई झगड़े वाला टोन था। तो मेरी मदर उस समय चुप हो गई। फिर बाद में जब लड़की ईद के अगले दिन घर जाती है, वहाँ से वापस आती है, फिर कुछ दिन बात होती है, और आखिर के कुछ दिन लड़की के बाप ने खुद ये चीज़ कही है कि 4 दिन से मेरी लड़की से बात नहीं हुई। लेकिन लड़की रोज़ यहाँ से शाम को अपने घर में कॉल करती है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो कि पुलिस ने एक रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल निकाला है हमारे लैंडलाइन का, उसमें ये चीज़ प्रूव हुई है कि 15, 20, 25 मिनट घर में बात होती है लड़की की रोज़। लेकिन लड़की के फादर उससे बात खुद नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि लड़की को ऐसा लग गया डिप्रेशन में, इसलिए उसने न्यूज़पेपर लिखा कि अब्बू जी से बात करनी है, अब्बू जी से बात करनी है। तो हो सकता है कि इस वजह से लड़की ने स्टेप उठाया हो कि उसके अब्बू जी उससे नाराज़ हों। वो न्यूज़पेपर अभी पुलिस स्टेशन में। जी हाँ। लड़की का भाई है, उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि मतलब जब भी लड़की वहाँ जाती तो जीजू जी जो हैं वो अंदर नहीं जाते थे, ये क्या? नहीं सर, ये हर बार की बात नहीं है, एक आध बार ऐसा ज़रूर हुआ है। जिसमें आपको एग्जांपल दूँ तो अभी जो आखिरी बार ईद के अगले दिन जब मेरे बड़े भैया और भाभी घर गए थे, उस समय मेरे बड़े भाई ने गाड़ी की सर्विस का अपॉइंटमेंट बुक किया था। और आप भी बेहतर जानते हैं कि किस वक्त गाड़ी अंदर लेके जानी है कंपनी में, कब बाहर निकालनी है, वो सब कुछ सिस्टमेटिकली सेट रहता है। उस वजह से ये चीज़ पहले भाभी को बता रखी थी कि मैं जाऊँगा, छोड़ूंगा और मैं वापस आ जाऊँगा, गाड़ी की सर्विस करवानी है। ये चीज़ ऑलरेडी भाभी के साथ क्लियर थी। इस वजह से उस दिन भाई मेरा अंदर नहीं गया। ऐसे अमूमन वो अंदर जाता है, बैठता है, बात करता है, खाता पीता है। जिस तरह से आपने सारी बात बताई तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं जो इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं सब झूठे हैं? सर सरासर झूठे हैं।
ऐसे वाहियात बेहुदा इल्ज़ाम हम पे लगाए गए हैं कि हम दहेज मांग रहे हैं, हम लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। अगर हम लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं तो आप आइए हमसे बात कीजिए, आप क्यों हमसे बात नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से लड़की के माँ बाप हैं या लड़की की फैमिली है जो 2 महीने में अपने बच्चे के पास उसकी माँ एक बार भी मिलने के लिए नहीं आती है? बाप सिर्फ एक बार आता है, भाई सिर्फ 1 या 2 बार आता है। ऐसी कौन सी फैमिली है? आप आएँ, बात करें, अगर कुछ हमारी गलती है हमें हमारी गलती बताएं, हम उसको सुधारेंगे। पर नहीं, उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया, माँ तो एक बार भी नहीं आई अपनी बच्ची से बात करने। तो यहाँ से ये चीज़ सीधी सीधी प्रूव होती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि माँ आती है, बाप आता है अपनी बच्ची से बात करने के लिए अगर उसकी बच्ची को कोई तकलीफ़ है, तो वो सारे इल्ज़ाम सरासर झूठ है। उसके अलावा उन्होंने हम पे दहेज का इल्ज़ाम लगाया हुआ है। जब मेरे बड़े भाई का जब रिश्ता तय हुआ था, उससे मेरे ताऊ जी, मेरे जीजा जी के जो फादर साहब है, सब वहीं पे मौजूद थे। सबको ये चीज़ पता है कि हमने दहेज के लिए ना किया है, कि हमें दहेज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप 3 कपड़ों में लड़की दे दो, हम खुश हैं। सबके सामने ये चीज़ बात हुई है। उसके बाद आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम दहेज मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, रेफ्रिजरेटर मांग रहे हैं, LEDs मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी डिमांडें कर रहे हैं, जबकि हमारे पास अल्लाह की तरफ से दिया हुआ सब कुछ है, हमें कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं। ये सब के सब झूठे इल्ज़ाम हम पे लगाए जा रहे हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है। आप अभी पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट दे रहे हैं? सर पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हम पुलिस के साथ। और अभी आपके इस मीडिया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं और मेरी मदर पुलिस स्टेशन जाके खुद को सरेंडर कर देंगे। और हम बाहर सिर्फ इस वजह से हैं कि मेरी मदर एक हार्ट पेशेंट है, जो कि आपने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं। इस पर मैंशन है कि मेरी मदर की एंजियोग्राफी होनी है, जो कि मंडे को होगी। उस वजह से हम बाहर हैं, ड्यू टू हर फिजिकल इलनेस, दैट्स इट। उसकी वजह से हम बाहर हैं, अदरवाइज़ हम अरेस्टेड थे, कस्टडी में ही थे। चलिए जी, एक पक्ष आपने देख लिया था। आफिया के जो मम्मा हैं, उनके पापा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा जो है इल्ज़ामात लगाए गए थे लड़के के जो माता पिता हैं उन पे और पूरी फैमिली पे। और आज उनकी फैमिली का पक्ष जो है वो भी हमने आपके समक्ष रखा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे से और देखते रहे नेशन स्टेट न्यूज़।